नमस्कार दोस्तों, संदीपनी कोचिंग संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के धातु एवं धातु अध्याय का अंतिम टॉपिक करने वाले हैं, धातु का निष्कर्षण। उसके पहले हमारा आयनिक यौगिकों की कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। यह इसमें 4 पॉइंट है। हमारा पहला है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति मीन्स यह दिखने में कैसा है या फिर इसकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो आयनिक यौगिक साधारणतः ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक जैसा कि हम जानते हैं, गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव अवस्था का पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू होता है। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। अधिक होने का मतलब है कि अगर आयनिक यौगिक से बने कोई ठोस पदार्थ हैं तो उसे बहुत अधिक तापमान हमें देना पड़ेगा उसे गलाने के लिए। और अगर वह द्रव अवस्था में है तो गैसीय अवस्था में बदलने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। उसी प्रकार है अगला गुण है हमारा घुलनशीलता। जैसा कि हम देख सकते हैं, जल में घुलनशील मीन्स यह जो आयनिक यौगिक होंगे यह जल में आसानी से घुल मिल जाएंगे, किंतु विलेय पदार्थ जैसा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला है हमारा विद्युत चालकता। तो यह कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा आयनिक यौगिक किस फॉर्म में है। अगर यह आयन के फॉर्म में है तो आयन के परिचालन के कारण विद्युत चालक शो करेगा, यह विद्युत चालकता शो करेगा, मीन्स इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। किंतु अगर यह आयन के फॉर्म में नहीं होगा तो विद्युत का चालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था छोटा सा आयनिक यौगिक के गुण। अब हम देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो उसके पहले हमें यह जानना आवश्यक है सक्रियता श्रेणी के बारे में, क्योंकि हमारा जो धातु का निष्कर्षण होता है यह सक्रियता श्रेणी के अनुसार ही अलग अलग प्रक्रिया इसमें अपनाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर है हमारा पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर है आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, पारा, सिल्वर और फिर लास्ट में है गोल्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है घटती अभिक्रियाशीलता। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चले आएंगे इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी, मीन्स यह अभिक्रिया कम करने लगेगी। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोल्ड हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील है और पोटेशियम हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर के कुछ पदार्थ हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इनको हम उच्च अभिक्रियाशील में रखते हैं, तथा नीचे के कुछ हैं जैसे पारा हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, नीचे के कुछ पदार्थ को हम निम्न अभिक्रियाशील में रखते हैं। और बीच के कुछ पदार्थ हैं जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है इत्यादि को हम मध्यम अभिक्रियाशील में रखते हैं। तो तीनों को अलग अलग तरीके से शुद्ध धातु के रूप में बदला जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। यहाँ पर हमारा पहले यह जानना आवश्यक है हमारे लिए कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो हम जानते हैं कि हमारे भूपर पट्टी पे धरती पे तरह तरह के तत्व, धातु इत्यादि पाए जाते हैं। तो धातु भी एक तत्व ही है। तो मीन्स अलग अलग तरह के धातु जो हमारे पाया जाता है वह शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, वह किसी न किसी अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो खनिज वह चीज़ है जहाँ पर हमारा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर धातु प्रेजेंट है, मीन्स मिला जुला है, बहुत सारा तरह मतलब बहुत ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन नहीं है अगर, तो हम कह सकते हैं वह खनिज है। किंतु जब किसी विशेष खनिज में किसी विशेष धातु की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उसे हम अयस्क कहते हैं। तो हम आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो इसे मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील। तो निम्न अभिक्रियाशील में हमने देखा था कि उसमें पारा आता था हमारा, सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है। तो यह मुख्यतः हमारा सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, तो जिसे हम भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्साइड के रूप में पहले परिवर्तित करते हैं और फिर तापन के द्वारा शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करते हैं।
इसे ऑक्साइड के रूप में इसलिए परिवर्तित किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण बहुत आसानी से किया जा सकता है। सीधा सीधा उसको गर्म करके शुद्ध धातु हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सीधा सल्फाइड एस्क से शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करना चाहें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले भर्जन के द्वारा हम इसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं, तब हम जाकर हमें शुद्ध धातु मिलता है। जैसा कि हम पहला रिएक्शन देख सकते हैं, जैसा कि होता है गैलेना। ये गैलेना का फॉर्मूला है HgS। Hg क्या है? पारा। S क्या है? सल्फर। तो यह इसके साथ सल्फर मिला हुआ है पारा के साथ गैलेना में। तो यह जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तब यह बनाता है 2HgO, मीन्स यह हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसके बाद आता है हमारा SO2, यह सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भर्जन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यह ऑक्साइड हो गया, यह अभी भी शुद्ध धातु के रूप में नहीं है, तो इसे तापन के द्वारा अलग किया जाता है शुद्ध धातु को, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब आता है हमारा मध्यम अभिक्रियाशील। मध्यम अभिक्रियाशील में जैसे है हमारा जिंक है, ये हमारा आयरन है, उसके बाद एल्युमिनियम भी आता है इसी में। तो यह मुख्यतः दो रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में। जैसा कि निम्न अभिक्रियाशील होते हैं केवल सल्फाइड के रूप में, लेकिन यह दो रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड में और कार्बोनेट के रूप में। तो कार्बोनेट को जब हम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम निस्तापन कहते हैं, और सल्फाइड को जब ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम भर्जन कहते हैं। भर्जन हमने देख ही लिया है निम्न अभिक्रियाशील में। उसके बाद ऑक्साइड से फिर उसी प्रक्रिया के द्वारा तापन से फिर वापस शुद्ध धातु में आ जाते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं पहले। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो यह बनेगा 2ZnO, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यहाँ भी भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड था, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, उसके बाद यह हमारा जिंक ऑक्साइड मिला, फिर तापन के द्वारा हमें शुद्ध धातु मिल गया जिंक, और फिर वो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। अब देखते हैं कार्बोनेट्स के बारे में। तो कार्बोनेट्स का जब तापन किया जाता है तो यह टूट जाता है ZnO और CO2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑक्साइड में टूट गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। तो निस्तापन क्या हो गया कि कार्बोनेट अयस्क को उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं, और सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, ये ZnCO3 टूटा है ZnO और CO2 में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, 5 प्रकार की अभिक्रिया हमने अध्ययन कर लिया है, तो आप बताएंगे यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, और फिर वापस से यह Zn और O2 में, मीन्स शुद्ध धातु हमें मिल गया और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। तो जैसा ये जो अभिक्रिया ये वाली है, वही अभिक्रिया ये वाली है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब एक बड़ा यौगिक टूट कर छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो इसे किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है उच्च अभिक्रियाशीलता। तो उच्च अभिक्रियाशील मीन्स बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करने वाला, जैसा हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, तो इसे हम विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे लवण, साधारण नमक जो होता है हमारा NaCl, जिसमें सोडियम हमारा धातु होता है और क्लोरीन हमारा अधातु है। तो Na+ और Cl- हमने देख ही लिया है पिछले वीडियो में, ये कैसे कैसे बनता है, प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। यहाँ पे छूट गया है वो इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है, और 2 प्लेट्स होते हैं हमारे। एक एनोड, हम जानते हैं एनोड में धन आयन होता है और कैथोड में ऋण आयन होता है। तो Na हमारा धन आयन है और यहाँ पर क्लोरीन हमारा ऋण आयन है, और हम जानते हैं धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर यह जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करवाई जाएगी तो यह जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है यह टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो यहाँ पर क्या होगा कि Na+ हमारा कैथोड पर जाकर
एकत्रित मीन्स जमा होना शुरू हो जाएगा और हमारा जो नेगेटिव आयन है क्लोरीन या एनोड पे होना जाएगा। तो हम कैथोड प्लेट से शुद्ध धातु सोडियम को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ धातु का निष्कर्षण। इसे हम संक्षिप्त रूप में समझ चुके हैं और अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर जाकर टेस्ट लगाएं तो आपको अपना मूल्यांकन हो पाएगा और आप एग्ज़ाम्स में और भी अच्छा कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।